नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं राजनीति से हट करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे ले करके ये कहा जा रहा है कि अब भारत विकसित राष्ट्र होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव भर और उसके बाद अभी जो 18वीं लोकसभा का पहला सेशन चला है, उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से सारी योजनाओं को मिलाकर के किस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और हर कोशिश ये है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बहुत कुछ काम बतौर प्रधानमंत्री किए जा रहे हैं और बहुत कुछ काम हो चुके हैं। हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं, करने जा रहे हैं 23 के विभिन्न राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आज और कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, इन सब के साथ अलग अलग बैठक होनी है। आंध्र प्रदेश के विकास की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो कल शाम को ही पहुंच गए थे। अब आज दिन भर अलग अलग मंत्रणा हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आनन फानन में 8-9 कमेटियां भी गठित कर दी हैं। उन कमेटी के लोग, उसमें बड़े उद्योगपति भी होंगे, कारपोरेट जगत के लोग होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे और संबंधित विभाग के मंत्री होंगे। ये उनकी सोच है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, अपने प्रदेश को विकसित करने, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, खेती किसानी के लिहाज से, हर दृष्टि से वो अपने स्टेट को शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं। दक्षिण भारत का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके दिमाग में केवल अपने क्षेत्र के विकास की बात रखती है। केवल राजनीति और राजनीति से सत्ता हासिल करना और हुकूमत करना, सिर्फ इतना ही दक्षिण भारत के जनप्रतिनिधियों के अंदर नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत की, हिंदी क्षेत्र की। मित्रों, आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, इसलिए इसे धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। सुनिएगा जरूर। अगर सुनिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें जानकारी होंगी और आप उसको समझ पाएंगे। हाल ये है कि इधर बीच जब से मानसून सक्रिय हुआ है, दनादन बिहार में एक के बाद एक पुल गिरते चले जा रहे हैं। करीब 9-10 पुल अब तक गिर चुके हैं। अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक एयरपोर्ट की हालत ठीक नहीं है। मीडिया सोर्सेस के अनुसार अयोध्या में बड़े तामझाम के साथ जिन रामलला के मंदिर का उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका भी हाल
बहुत अच्छा नहीं है। खास तौर पर मंदिर तक जाने वाले रास्तों में, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, इसका अंदाजा लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पिछले 10 सालों से विकास की गंगा बह रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग और शासन प्रशासन के लोग लगातार दावा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से कुछ उनका दावा खोखला ही है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए काशीवासी आज भी तरस रहा है। मैं बात करने जा रहा हूँ बनारस शहर की। सुबह बनारस आप सब ने सुना होगा। ये सुबह बनारस माँ गंगा से है, गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों से है। वो घाट भी दरकने लगे हैं। घाटों के सैकड़ों साल पुराने प्रस्तर सोपान धंसने लगे हैं। आलम यह है कि कुछ दिन पर इन दरकते घाटों पर पैच वर्क करा दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। अब तो घाट किनारे के मोहल्ले दरकने लगे हैं। क्षेत्रीय निवासियों को जलकल और नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कें भी धंस रही हैं। अभी हाल ही में संगीत घराने के लिए विश्वविख्यात कबीरचौरा इलाके के उस पिपलानी कटरा, जहां एक से बढ़कर एक नृत्य और संगीत के महान कलाकार, तबला वादक, सरोद वादक और गायकों का निवास है, जहां काशी की पहचान संत कबीर का प्राचीन मठ है। जिस पिपलानी कटरा की बात कर रहे हैं वहाँ कबीर के विभिन्न मुद्राओं वाली प्रतिमाएं भी हैं। काशी की नाट्य परंपरा को जीवंत रखे मुरारीलाल प्रेक्षागृह, जिसे हम सब नागरी नाटक मंडली कहते हैं, वो भी यहीं है। यहाँ की सड़क भी गुरुवार 3 जुलाई 2024 को धंस गई। करीब साल भर पहले भी यहीं पर सड़क धंसी थी। उधर वरुणा पार के कई इलाकों का भी कमोबेश यही हाल है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है सीवर लाइन का चौक होना। वैसे भी बनारस के लोग पिछले करीब 2-2.5 दशक से सीवर समस्या से त्रस्त हैं। आए दिन किसी न किसी मोहल्ले से सीवर समस्या की सूचना फिजाओं में तैरने लगती है। खास तौर पर पुरानी काशी यानी कि पक्का महाल की गलियों में ये दिक्कत ज़्यादा है। ज़्यादा होल हल्ला मचने पर फौरी तौर पर जलकल के कर्मचारी फराटी लेकर मैनहोल की सफाई कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए समस्या टल जाती है। सरैया, जलालीपुरा, लाट भैरव, नक्खी घाट के लोगों का कहना है कि परिवार में किसी का इंतकाल हो जाए तो कब्रिस्तान तक में कब्र के लिए 2 गज जमीन साफ सुथरी नहीं मिलती। किससे कहें, कहाँ जाएं? घरों की खिड़कियां नहीं खोल सकते, कारण भयानक दुर्गंध। सड़ते सीवर जल के चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं, सो अलग। कई बच्चे और बड़े डेंगू मलेरिया की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। नगर निगम और जलकल के अधिकारियों से कितनी बार कहा गया, लिखित शिकायत की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अगस्त 2019 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जलकल और जल निगम के अफसरों की अच्छी क्लास लगाई थी। अफसरों की बर्खास्तगी तक की चेतावनी दी थी। अफसरों और कार्यदायी एजेंसियों को नोटिस जारी की गई, लेकिन निर्माण एजेंसियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सीएम ने स्पष्ट तौर पर ताकीद किया था कि सुधर जाएं, अन्यथा पेयजल योजना की तरह शाही नाले से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई तय है। हमने अभी शाही नाले का जिक्र किया तो ये भी बता दें कि कभी दुनिया भर में सबसे बेहतर सीवर सिस्टम के लिए जाना जाने वाला शहर बनारस अब बदहाल है। शायद ही कोई मोहल्ला हो जहां सीवर की समस्या न हो। घरों के भीतर सीवर का गंदा पानी बैक फ्लो कर रहा है। मंदिरों में सीवर का पानी जमा होता है, यहाँ तक कि स्मशान और कब्रिस्तान तक जाना दूभर हो जाता है। लोग घर से निकल नहीं पाते, लेकिन नगर निगम प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं। बात अगर मुस्लिम बहुल इलाकों की जाए तो उनकी दशा और भी बदतर है। यहाँ ये भी बता दें कि प्राचीन शहर के सीवर सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ शाही नाला ही है। यह बनारस
उसी पर ये बनारस शहर निर्भर है। वो शाही नाला जिसे मुगलों ने सुरंग के रूप में विकसित किया था, बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने उसे सीवर सिस्टम में तब्दील कर दिया और नाम दिया गया शाही नाला। इस शाही नाले की उम्र 200 साल से भी ज़्यादा हो गई है। जगह जगह उसमें तोड़ फोड़ कर लोगों ने नगर निगम और जलकल से मिल करके अपनी सीवर लाइन जुड़वा दी। नतीजा यह नाला भी जीर्ण शीर्ण हो गया। ऐसे में अगस्त 2015 में शाही नाले की मरम्मत और सफाई का टेंडर श्रीराम कंपनी को दिया गया। कंपनी ने जनवरी 2016 में काम शुरू किया। दिसंबर 2017 तक काम पूरा करना था। काम पूरा न होने पर समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2018 कर दिया गया। इसके बाद मियाद फिर जुलाई तक बढ़ाई गई, मगर काम पूरा नहीं हुआ। प्रदेश के तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने चौथी बार मियाद बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी, लेकिन तब भी शाही नाले की मरम्मत और सफाई का काम पूरा नहीं हो सका। यह नाला अब तक दुरुस्त नहीं हो पाया। ये हाल तब है जब 2015 में यह कहा गया था कि मरम्मत और सफाई के बाद आगामी 50 साल तक शहर में सीवर की समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए गिरजाघर से लेकर के चेतगंज तक सड़क के दोनों तरफ मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाकर वर्षों छोड़ दी गई थी, जिससे जाम की समस्या भी पैदा हुई थी। JNNURM के तहत गिरजाघर से लेकर चेतगंज तक की दोनों तरफ मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाई गई थी। 5 बार मियाद बढ़ाई गई, तब जाकर 2020 में सीवर शाही नाले की सफाई और मरम्मत का कार्य पूर्ण होना बताया गया, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। शाही नाले के बाबत बताया जाता है कि 80 से कोनिया तक इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। पुरनिया काशी के बताते हैं कि यह नाला 80 भेलुपुर, कमच्छा, गुरुबाग, गिरजाघर, बेनियाबाग, चौक, पक्का महाल, मछोदरी होते हुए कोनिया तक गया है। लेकिन उसकी भौतिक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसे में शाही नाला की भौतिक स्थिति को चिन्हित करने के साथ ही उसके जीर्णोद्धार के लिए रोबोटिक सर्वे भी कराया गया था। इस मुगलकालीन शाही नाले को रोबोटिक कैमरों के जरिए जानकारी हासिल की गई। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका ने 92 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। मरम्मत कार्य का फैसला, जैसा कि मैंने बताया, कि अगस्त 2015 में लिया गया। सितंबर के बाद रोबोटिक सर्वे का काम शुरू हुआ। दरअसल इसका नक्शा न नगर निगम के पास था न जलकल के पास। ऐसे में रोबोटिक सर्वे की जरूरत पड़ी। शहर की घनी आबादी से होकर गुजरने वाला यह नाला पूरी तरह भूमिगत है। प्राचीन शाही नाला मौजूदा समय में भी शहर के सीवर सिस्टम का एक बड़ा आधार है। यह प्राचीन काशी की जल निकासी की व्यवस्था की एक नज़ीर है। शहर के पुरनिये बताते हैं कि अंदर ही अंदर शहर के कई अन्य छोटे बड़े नाले इससे जुड़े हैं, लेकिन इसकी भौतिक स्थिति का पता न होने से नालों के जाम होने या क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाती है। वो पुरनिये बताते हैं कि मुगल काल के दौरान शाही नाला को शाही सुरंग के नाम से जाना जाता था। इसकी खासियत यह थी कि इसके अंदर से 2 हाथी एक साथ गुजर सकते थे। शहर के पुरनियों का कहना है कि अंग्रेजों ने इसी शाही सुरंग के सहारे बनारस की सीवर समस्या को सुलझाने का काम शुरू किया। काशी का ऐतिहासिक व भौगोलिक नक्शा तैयार करने वाले प्रिंस जेम्स प्रिंसेप के अनुसार इसका काम 1827 में पूरा हुआ था। इसे लाखौरी ईंट और बरी मसाला से बनाया गया था। 80 से कोनिया तक इसकी लंबाई 24 किलोमीटर बताई जाती है। यह अब भी अस्तित्व में है, लेकिन इसकी भौतिक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। पुरानियों के मुताबिक यह नाला 80 भेलुपुर, कमच्छा, गुरुबाग, गिरजाघर, बेनियाबाग, चौक, पक्का महाल, मछोदरी होते हुए कोनिया तक जाता है। अब इसका थोड़ा सा विस्तार आपको बतावें तो गदोलिया में यह नाला, इस नाले से कमच्छा, लक्षा, लक्ष्मीकुंड, रामापुरा का सीवर लाइन का कनेक्शन जुड़ा है। नई सड़क की बात करें तो सुदामापुर, महमूरगंज, आकाशवाणी, बैंक नगर कॉलोनी, सिगरा चौराहा होते हुए आशिक माशूक की मदार, सिद्धिगिरी बाग, सोनिया, औरंगाबाद, पुराना पानदरीबा, लल्लापुरा, पितरकुंडा, काली महाल, अल कुरैश मस्जिद, पनामा तिराहे से आने वाली सीवर लाइन जुड़ी है। गोविंदपुरा, दालमंडी, चाह मामा, घुंगरानी गली का सीवर लाइन भी जुड़ा है। मैदागिन की बात करें तो यहाँ चौक, बुलानाला, कर्ण घंटा, गोला दीनानाथ, राजा दरवाजा, काशीपुरा, नखास की सीवर लाइन मिलती है।
विशेषरगंज की बात करें तो यहाँ डीएवी कॉलेज, औसानगंज, दारानगर, आदमपुरा, यमुना सिनेमा, हरतीरथ से आने वाली सीवर लाइन जुड़ी है। शाही नाला की भौतिक स्थिति को चिन्हित करने के साथ ही उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। इस मुगल कालीन शाही नाले को रोबोटिक कैमरों के जरिए जानकारी हासिल की गई। इसके लिए जापान इंटरनेशनल, जैसा कि मैंने बताया कि 92 करोड़ रुपए मंजूर किए। उसके बाद जल निगम की गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की निगरानी में मरम्मत का काम शुरू हुआ। मरम्मत कार्य का फैसला अगस्त 2015 में लिया गया। सितंबर के बाद रोबोटिक सर्वे का काम शुरू हुआ। दरअसल इसका नक्शा किसी के पास था नहीं, लिहाजा ये रोबोटिक सर्वे कराया गया। बता दें कि कहा जाता है कि मुगल कालीन शाही सुरंग को 1822 में ब्रिटिश काल में शाही नाले में तब्दील किया गया था। इसकी गोलाई 4 से 8 फीट तक है, जिसमें आदमी आराम से इसमें आ जा सकता है। ऐसे ब्रिटिश काल से अब तक यह शाही नाला ही शहर का मुख्य ड्रेनेज सिस्टम है। ऐसे में इसे फिर से नवीनीकृत और अपडेट करने के तहत नाले की सफाई, मरम्मत और नई पाइपलाइन बिछाने का काम फरवरी 2016 में शुरू किया गया। इसके लिए संपर्क नालों को ब्लॉक कर दिया गया। इसके चलते शहर की सीवर व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो की शिकायत आने लगी। 2016 में नगर निगम सदन की अंतिम बैठक में यह मसला उठा। तब जलकल के इंजीनियरों ने यह जानकारी दी थी कि जल निगम द्वारा मेन ट्रंक लाइन बंद कर देने के चलते सीवर ओवरफ्लो की दिक्कत आ रही है। इस बीच तत्कालीन कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण की बैठक में जल निगम ने बताया था कि शाही नाले की मरम्मत, सफाई और निर्माण का काम दिसंबर 2017 तक पूरा हो जाएगा। फिर आगामी 50 सालों तक सीवर की समस्या समाप्त हो जाएगी। बताएं कि 1982 और 84 में शाही नाला में रुकावट के कारण बहाव बाधित हुआ था। जल संस्थान द्वारा बेनियाबाग में बनाया गया भूमिगत वाटर टैंक अंडरग्राउंड शाही नाले के ऊपर बनाया गया, जहां से शाही नाले को खोदकर तिरछा करके मिलाया गया है। ये पुरानी बातें हुई। अब आपको बतावें कि वाराणसी के गंगा के किनारे दुर्गा घाट क्षेत्र में एक बार फिर से जाम हो चुके शाही नाले की सफाई के लिए दुर्गा घाट क्षेत्र के 8 भवन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। नाले पर बने इन भवनों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। सफाई के दौरान इनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए जलकल ने भवन स्वामियों को सफाई होने तक भवन खाली करने का पत्र भेजा है। इसमें सागर, ब्रिजलता शाह, शंकर लाल शाह, सत्यनारायण जसद, मिता मिश्रा, भगवती देवी, दुलारी देवी, सीमा अग्रवाल हैं। इन्हें जलकल के अधिशासी अभियंता की ओर से पत्र भेजा गया है। जलकल के महाप्रबंधक विजय नारायण मौर्य के मुताबिक दुर्गा घाट के 8 भवन स्वामियों को पत्र भेजकर सूचित किया गया है कि नाला सफाई कार्य के दौरान कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए सीवर सफाई होने तक भवन खाली कर दें ताकि बेहतर ढंग से सफाई कराई जा सके। बताया जा रहा है कि शाही नाले पर बने इन भवनों के आसपास के मोहल्लों में सीवर की समस्या है, जिसका समाधान करने के लिए कई बार अधिकारियों का निरीक्षण हो चुका है। पिछले दिनों सफाई के लिए सारे प्रयास फेल हो चुके हैं। इसके बाद फैसला लिया गया कि मैनुअल सफाई कराई जाएगी। इसके बाद जलकल की ओर से पत्र भेजा गया। जलकल के अधिशासी अभियंता की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इन भवनों के नीचे जा रहा नाला पूर्ण रूप से जाम हो गया है। जनहित में इसकी सफाई आवश्यक है। नाले के अंदर जाकर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नाले के ऊपर रखी पट्टियां टूट चुकी है। इन भवनों के नींव की मिट्टी और ईंट गारद गिरने से नाला जाम हो चुका है। नगर आयुक्त की ओर से इसकी सफाई कराने का निर्देश दिया गया है। सफाई कराने के दौरान किसी प्रकार की जान माल की हानि न हो, इससे बचने के लिए इन भवनों को खाली कराया जाना आवश्यक है। सफाई के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अब आपको बतावें कि शाही नाले की बात हो रही है, सड़कों के धंसने की बात हो रही है। अब आप देख सकते, इधर बताया जा रहा है कि गिरजाघर पर जो शाही नाला है उसके पास रोपवे का पिलर खड़ा होगा। इसके लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पाइपलाइनों की शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। हालांकि इस दौरान शाही नाले से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जबकि यहां निर्माण में सबसे बड़ी बाधा शाही नाला है।
ऐसे में ये भी बताना जरूरी है कि जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कि करीब 2004-05 में जब रिलायंस कंपनी ने ट्रेंच खुदाई शुरू की थी, तब गिरजाघर स्थित चर्च के सामने सड़क धंसी थी। उसे दुरुस्त करने में लंबा वक्त लगा था, आवागमन बाधित हुआ था। इसके बाद फिर 2017 में सावन शुरू होने के ठीक पहले भी सड़क धंसी थी। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि काशी की सम्यक भूमिगत जानकारी के अभाव में जो पिलर बनते हैं या खुदाई की जाती है, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। यही वजह है कि जब कमिश्नर CN दुबे ने पहली बार काशी में मेट्रो रेल का मसला उठाया तो उसका जम करके विरोध हुआ और BHU तथा IIT BHU के विशेषज्ञों ने एक मत होकर कहा था कि काशी के भूमिगत क्षेत्र से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने मोनो रेल का मसला उठाया था, लेकिन वो भी परवान नहीं चढ़ सका। अब तो कोई विशेषज्ञ शायद बनारस में रह ही नहीं गया है, सब बाबा विश्वनाथ के भरोसे चल रहा है। ये है बनारस की हकीकत। बनारस क्यों परेशान है, बनारस की सीवर लाइन क्यों चौक है, इस पर कोई प्रोजेक्ट अब तक क्यों नहीं बना, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। शाही नाला 200 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है और अभी तक उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। आज आपको बतावें कि हम लोग बचपन में ये देखा करते थे कि इस शहर में किसी कोने अतरे में भी सीवर का पानी कभी ओवरफ्लो नहीं करता था। बरसात का पानी कहीं नहीं लगता था। इसके लिए दो तरह की व्यवस्था की गई थी। एक सीवर सिस्टम, सीवर लाइन थी, दूसरी उसके लिए बाकायदे मैनहोल बनाए गए थे। एक लाइन और बिछाई गई थी और मैनहोल की तर्ज पर ही गली पिट बनाए गए थे। वो गली पिट आज आपको इस शहर में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो अतीत का पन्ना हो चुके हैं। लिहाजा बरसात में अगर बारिश तेज हुई तो जल जमाव तय है। जो जल निकासी के लिए एक साधन था, प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक ढाल, वो शहर के कुंडों, तालाबों, सरोवरों से होते हुए गंगा में जाकर के मिलता था। बरसाती पानी की बात कर रहा हूं। ये सारा कुछ अब धीरे धीरे वर्षों में कुंड हो, सरोवर हो, तालाब हो, गढ़ही गढ़ा हो, वो सब कुछ ध्वस्त हो गए। उन्हें पाट दिया गया, उनके ऊपर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए, इमारती बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई। लिहाजा गंगा बारिश का पानी जमा होना तय है, उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसके ऊपर कभी भी नगर निगम ने, मुझे याद नहीं आता कि कभी गंभीरता से विचार किया हो। नाले को लेकर के, शाही नाले को लेकर के और इसके अलावा बहुत सारे अन्य नाले भी हैं जिनकी सफाई को लेकर के, जिनकी मरम्मत को लेकर के 2000 से लेकर के लगभग 2008-09 तक इस पर नगर निगम में बहस हुआ करती थी, नगर निगम सदन में। तब वो पुराने पार्षद, चाहे वो नारायण मिश्रा हो, देवदत्त तिवारी हो, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हो, समाजवादी पार्टी के अमरदेव यादव हो, मनोज राज धुपचंडी हो, ये सारे लोग मिलजुल करके काम करते थे। मेयर चाहे सरोज सिंह रही हो, चाहे अमरनाथ जी रहे हों, डिप्टी मेयर के तौर पर चाहे देवदत्त तिवारी रहे हों या संजय राय रहे हों, इन सब ने मिलकर के इसके लिए, शहर को बचाने के लिए काफ़ी कुछ काम किया नगर निगम सदन के भीतर। आज केवल समस्या उठती है
अधिकारियों पर निशाना साधा जाता है, लेकिन कोई सटीक कार्य योजना हाल के वर्षों में बनते हुए नगर निगम सदन में सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। ये है वाराणसी का विकास, विकास का सच, विकास का आईना। ये स्मार्ट सिटी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो लगातार तीसरी बार 2024 में विजयी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, सत्ता पक्ष दिल्ली में बैठे लोगों तक पहुंचे, दिल्ली की सत्ता में काबिज मंत्रियों तक पहुंचे, नगर विकास मंत्रालय तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश वहां दिल्ली में विपक्ष के पास पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचे, तो शायद सब मिल करके एक बारगी इस शहर बनारस को, प्राचीन नगरी काशी को, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी को बचाया जा सके, बचाने की पहल शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, अपने कमेंट भी जरूर दीजिएगा, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके साथ बराबर बने हैं, राष्ट्र से लेकर के लोकल स्तर तक हम आपको हर सूचना हर वक्त पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बतानी है, पिछले दिनों मैंने आपसे वादा किया था कि लोग 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पीकर की क्या भूमिका रही है इस मुद्दे पर, और स्पीकर की क्या भूमिका होनी चाहिए इस मुद्दे पर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर रहे डॉक्टर MP सिंह से एक बड़ी वार्ता करने वाले हैं। ये वार्ता कल शाम 5 बजे शुरू होगी, तिथि नियत हो चुकी है। पिछली बार जो हमने आपसे वादा किया था उस दौरान अचानक अपरिहार्य कारणों से ये वार्ता नहीं हो सकी थी, डॉक्टर साहब को कहीं जाना था, लेकिन कल उन्होंने खुद समय नियत किया है, तो कल शाम हम आपसे फिर मिलेंगे और लोकसभा राज्यसभा स्पीकर की भूमिका पर चर्चा आप तक लेकर के आएंगे। तब तक इंतजार करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।